हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं अ डेट विद फ्यूचर के एपिसोड फर्स्ट की। एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है ज़ू-लाई जो कि हमारे इस ड्रामा की मेन हीरोइन है। जब वो 15 साल की थी तब उसके शहर में एक भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से बहुत सारी तबाही हो जाती है और वो भी उसी भूकंप के मलबे में दब के रह जाती है। उसको लगा था कि बस अब वो यहीं मर जाएगी, उसको आगे कुछ रोशनी दिखाई नहीं देगी। उसने पूरी रात ऐसे ही स्पेंड की और उसको लगा था कि बस अब वो मरने ही वाली है, बट तभी उसको एक सामने से लाइट दिखती है और फिर दिखता है एक चेहरा एक फायर फाइटर का जो उसको बचा लेता है। ज़ू-लाई जब हॉस्पिटल में थी तब भी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी, उसको अपनी लाइफ में आगे कुछ लग नहीं रहा था। तभी वहाँ पर एक डॉगी उसके लिए जूस का पैकेट लेके आता है और फिर वही डॉगी उसके लिए एक नोट भी लेके आता है। तो जिस फायर फाइटर ने ज़ू-लाई को बचाया था वो डॉगी उसी का था और एक दिन ज़ू-लाई को पता चलता है कि वो फायर फाइटर वहाँ से सब जा रहे हैं। तो वो उस फायर फाइटर की कार का पीछा करती है और अपने आप से ही एक प्रॉमिस कर लेती है कि जब मुझे लाइफ में कुछ आगे दिख नहीं रहा था, जब मेरे लिए सब कुछ अंधेरा ही था, तब मुझे एक रोशनी दिखाई दी और अब से 10 साल बाद मैं इस रोशनी का पीछा करूंगी और तुम्हें ढूंढ के रहूंगी। फिर दिखाते हैं 10 साल बाद एक ड्रिल चल रही होती है जहाँ पे हमारा हीरो फायर फाइटर सबको समझा रहा होता है कि कैसे वो एक डेंजरस सिचुएशन में होके भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं और उनकी लाइफ को बचा सकते हैं। उनके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं ज़ू-लाई अब एक रिपोर्टर है और वो एक फेक मेकअप प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो उसने अपना गेटअप भी थोड़ा उसी टाइप का कर रखा था जिससे उस पर किसी को शक ना हो। ज़ू-लाई से उसका टीम लीडर बोलता है कि तुम ओवरसीज इतना अच्छा कर रही थी तो अभी यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी। उसको सुन के ज़ू-लाई कहती है कि मैंने एक प्रॉमिस किया था, उसको निभाना था। फिर दिखाते हैं नेशनल हाईवे पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं जिससे पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है और इसी के लिए इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट को फ़ोन किया जाता है और उस टाइम पे हमारा हीरो फायर फाइटर जिन ट्रेनिंग ही करा रहा होता है और उसको जैसे ही पता चलता है ये सब कुछ हो रहा है वो अपनी पूरी टीम के साथ एक्सीडेंट साइट पे पहुंच जाता है। जब जिन एक्सीडेंट साइट पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि जितनी उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से यहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो जो उन्होंने अपना पहले से प्लान बनाया था वो उसको कैंसिल कर देते हैं और फिर वहाँ पर वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है क्योंकि वहाँ पर एक बिजली का खंभा था, वो भी उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था कि फिर वहाँ पर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकते हैं। तो इसीलिए वो सबसे पहले ऑर्डर देता है कि यहाँ से पावर कट करा दी जाए और साथ में वो ऑर्डर दे देता है कि सबके सब इंसुलेटेड ग्लव्स और शूज़ वगैरह पहन लें जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वाटर होस भी तैयार करने का ऑर्डर दे देता है जिनने सबको बहुत अच्छे से अपनी कमांड और ऑर्डर वगैरह दिए होते हैं जिससे सारा काम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा होता है। और तभी एक्सीडेंट साइट पे ज़ू-लाई भी पहुंच जाती है और वहाँ पर अच्छे से रिपोर्टिंग करना शुरू कर देती है और सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स कलेक्ट कर लेती है। तभी साइट पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट होता है और वहाँ पर रेस्क्यू करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा आग वगैरह लग जाती है और लोग इसी बात के लिए परेशान हो रहे थे कि जब फायर फाइटर आ चुके हैं तब इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती है। इतने में ज़ू-लाई की कंपनी से दूसरी रिपोर्टर आ जाती है और वो ज़ू-लाई को तो वहाँ से हटा देती है और खुद रिपोर्टिंग करनी शुरू कर देती है। कैमरामैन कहता है कि ज़ू-लाई काफ़ी अच्छी रिपोर्टर है, उसने बहुत अच्छे मटेरियल्स इकट्ठे करे हैं, बट वो रिपोर्टर कह देती है कि वो तो अभी नई नई रिपोर्टर बनी है, उसको क्या ही अच्छे से पता होगा और तुमने कैमरा एंगल भी सही से नहीं ले रखा है। और फिर वो कैमरा वहाँ से लेके अंदर एक्सीडेंट साइट पे चली जाती है। साइट पे काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा होता है, वहाँ पे फिर वाटर होस भी एक्टिवेट कर दिए जाते हैं और सारी आग भी बुझा दी जाती है, बट फिर भी वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन होने लगते हैं। जब ज़ू-लाई अपने कैमरामैन से पूछती है कि क्या उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, तो वो कहता है कि मैं कैसे रिकॉर्ड कर पाता है क्योंकि वो जो नई रिपोर्टर आई थी वो कैमरा अंदर लेके चली गई है। तभी ज़ू-लाई देखती है कि वो रिपोर्टर को बाहर लेके आया जा रहा है और पता चलता है कि उनका जो कैमरा था जिससे उन्होंने अभी फुटेज भी नहीं निकाली थी वो भी उसका कैमरा उस एक्सीडेंट साइट पे ही चला गया और उस कैमरे को लेने के लिए ज़ू-लाई अंदर की तरफ चली जाती है। जब वो कैमरा अपना ढूंढ रही होती है, उस कैमरे को उठा ही लिया होता है, तभी वहाँ पे एक एक्सप्लोजन होने लगता है और जैसे ही ज़ू-लाई को कुछ होता है उससे पहले उसका हीरो फायर फाइटर आ जाता है और वो ज़ू-लाई को बचा लेता है और उसके फेस को देख के ज़ू-लाई को अपना सब कुछ पुराना वो 10 साल वाला प्रॉमिस याद आ जाता है। और फिर जिन जब देखता है कि ज़ू-लाई ऐसे स्माइल कर रही है, वो उसका कार्ड चेक करता है, उससे कहता है कि सिर्फ ये रिपोर्टिंग के लिए अपनी जान ऐसे खतरे में डालने की क्या ज़रूरत थी।
बट जुलाई तो उस टाइम सिर्फ अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो जिन से पूछती है कि कहीं उसको कुछ चोट वोट तो नहीं आई है, और फिर जब जिन वहाँ से जाने लगता है तब वो उसको अपना नेम बताने लगती है, अपने नेम का मीनिंग बताने लगती है। उसको सुन के जिन कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, और वहाँ से चला जाता है। जुलाई उसके बाद सुन के सोचने लगती है कि इसे मैं याद ही नहीं रही। जब कैप्टन जिन की गाड़ी जाने लगती है, फिर से जुलाई उस गाड़ी का पीछा करती है और चिल्लाती रहती है कि कैप्टन मेरा नाम ये है और ये वो। सारे फायर फाइटर कैप्टन की मजाक बना रहे होते हैं कि वो लड़की आपका पीछा कर रही है, बट कैप्टन कहता है गाड़ी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं कैसी अजीब सी रिपोर्टर थी। फिर दिखाते हैं सारे फायर फाइटर खुशी मना रहे होते हैं क्योंकि उनका रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी अच्छे से गया होता है, और वहाँ पे सब कैप्टन जिन को बोलने लगते हैं कि वो रिपोर्टर तो कैप्टन जिन पे पहली नज़र में ही फ़िदा हो गई। जैसे ही कैप्टन जिन ने उसको बचाया, वो रेडी हो गई कि वो कैप्टन जिन से ही शादी करेगी, और इसीलिए वो पीछे पीछे आ रही थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं जुलाई सोच रही होती है कि जब पहली बार कैप्टन जिन ने उसको बचाया था, वो गाड़ी का पीछा कर रही थी, तब कैप्टन जिन ने गाड़ी रुकवा दी थी और फिर वो जुलाई से मिलने के लिए भी आए थे। तभी जुलाई ने उनसे प्रॉमिस कर लिया था कि 10 साल बाद मैं तुमको आके मिलूंगी, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी, और प्रॉमिस भी ले लेती है। बट जुलाई समझ गई थी कि उसे मैं याद नहीं रही, बट कोई बात नहीं, मैं उसको अपनी आइडेंटिटी याद दिला ही दूँगी। और तभी नेक्स्ट डे दिखाते हैं एक न्यूज़ पब्लिश हो जाती है जिसमें काफ़ी सारी फुटेज एडिट कर दी जाती है, और ऐसा शो किया जाता है कि फायर फाइटर्स कुछ कर नहीं रहे थे और उनका बहुत ज़्यादा नाम ख़राब कर दिया जाता है। सारे फायर फाइटर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और वो कैप्टन जिन से बोल रहे होते हैं कि आपने तो उस लड़की की जान बचाई और उसने देखिए कैसी रिपोर्टिंग की है, हम अभी टीवी स्टेशन जाते हैं और उस लड़की को ढूंढते हैं, उसको माफ़ी मांगनी होगी। बट कैप्टन जिन मना कर देते हैं कि उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हमें कुछ करने की आगे ज़रूरत नहीं है। फिर दिखाते हैं टीवी स्टेशन में टीम लीडर इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा होता है कि ये जो न्यूज़ दिखाई गई है जिसमें फायर फाइटर्स की बदनामी हो रही है, ये हमारे टीवी स्टेशन के लिए अच्छी बात नहीं है और ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उसको सुन के जियांग बोल देती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो जब सीन पे पहुंची थी उससे पहले ही एक दूसरी रिपोर्टर ने सारे मटेरियल कलेक्ट कर लिए थे और मैंने सोचा उसको ज़्यादा जानकारी है इस सब के बारे में, तो मैंने उसी से बोल दिया था कि वो एडिट वगैरह कर दे, और उसने जैसे ही मुझे ये सब कुछ एडिट करके दिया, मैंने इसको पब्लिश करने के लिए भेज दिया। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुलाई पे डाल देते हैं कि उसने ये गलत किया। मगर पीछे के सीन में दिखा रहे होते हैं जब जुलाई को पता चलता है कि ये सब कुछ ऐसे हो गया है, तो वो जियांग से पूछने के लिए भी गई थी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो कुछ जुलाई ने एडिट किया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था जिससे फायर फाइटर्स की बदनामी होती। पर जियांग बोल देती है कि अगर ये सब कुछ मैंने ऐड कर लिया है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, और इससे कुल मिला के वो जुलाई की ही गलती निकाल देती है और उसी को डांट देती है। बट वहाँ पर टीम लीडर के सामने भी जुलाई ऐसे चुप नहीं बैठती, और जो असल वाली वीडियो थी जो उसने एडिट की थी वो सारी फुटेज वो सबको सेंड कर देती है, जिससे टीम लीडर को भी पता चल जाता है कि असलियत क्या थी। और जुलाई भी कह देती है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी तो इसलिए ब्लेम मैं नहीं लूँगी, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी वजह से फायर फाइटर्स का नाम ख़राब हुआ है, तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे उनकी रेपुटेशन वापस आए। मैं फायर फाइटर्स के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट करना चाहती हूँ। टीम लीडर उसको परमिशन दे देते हैं और कह देते हैं कि अगर तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी नहीं हुई तो मैं उसको पब्लिश नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने जियांग को भी डांट दिया था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम पे शर्म आ रही है, तुम्हें तो एक नए को गाइड करना चाहिए था, पर तुमने तो कुछ और ही कर दिया। फिर दिखाते हैं टीवी स्टेशन में एक न्यू इंटर्न आया होता है टिंग वई। जियांग तो उसको कुछ भी काम देने के लिए मना कर देती है, और क्योंकि जुलाई को भी रिपोर्टिंग करनी थी, उसको कैमरामैन चाहिए थे, पर जियांग की वजह से उसको कोई कैमरामैन नहीं मिलता। और जैसे ही वो टिंग वई को देखती है वो उससे पूछ लेती है कि क्या उसको कैमरा चलाना आता है, और फिर वो टिंग वई को अपने साथ ले जाती है। फिर दिखाते हैं येनजोंग एंड हेनफेंग जुलाई को लेने के लिए आते हैं, उनको देख के वो छिप जाती है, बट फिर भी हेनफेंग उसको पकड़ ही लेता है और वो उन दोनों से बोल देती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या थी, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल रखनी है। बट उन दोनों की वजह से वो अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि येनजोंग एक काफ़ी ज़्यादा फेमस बिजनेसमैन है और हेनफेंग भी एक फ़ेमस प्ले बॉय है। तीनों ही बचपन के फ्रेंड्स थे। जब येनजोंग और हेनफेंग को बच्चे बुली किया करते थे तब उनको जुलाई ही बचाया करती थी। येनजोंग जुलाई से बोलता है कि 1 महीना हो गया है तुम्हें यहाँ पर आए हुए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना। उसकी बात सुन के जुलाई कहती है कि तुम तो मुझे बचपन से जानते ही हो ना, कोई मुझे बुली कर सकता है भला। और जुलाई ने अपने उन दोनों फ्रेंड्स को ही बता रखा था कि मैंने उस इंसान से प्रॉमिस किया था 10 साल बाद मैं उसे ढूंढ लूँगी, और इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। येनजोंग वैसे जुलाई को पसंद करता है और उसको ये भी पता है कि वो कैप्टन जिन को पसंद करती है, बट उसने सोचा कि 10 साल हो चुके हैं और अब कौन सा उसे वो कैप्टन मिलने ही वाला है, और अगर मिल भी गया तो वो
ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो उसको पसंद कर ही ले। और वैसे भी जूलाई के दिल में मेरे लिए भी तो एक स्पेशल प्लेस है ना। नेक्स्ट डे दिखाते हैं जूलाई इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है और कैप्टन जिन उसको देख के कहने लगते हैं कि तुम, और जूलाई कहती है कि क्या तुम्हें याद आ गया। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।